बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंसान गुज़श्ता कई हजार साल से जंग करता चला आ रहा था, मगर जंग कभी भी इतनी खूनखार नहीं हुई थी जितनी एटम बम की इजाद के बाद हुई। और ये टेक्नोलॉजी की एक हल्की सी झलक थी जिसने जंग को इतना खतरनाक बना दिया कि आज एक दिन की जंग में उतने इंसान मर सकते हैं जितने पूरी इंसानी तारीख की तमाम जंगों में मरे। अब टेक्नोलॉजी इससे भी 1000 गुना आगे जा चुकी है। पिछले 20 साल में जंग के कुछ ऐसे तरीके भी सामने आए कि बगैर एक गोली चलाए पूरी की पूरी कौम को नफसियाती तौर पर तबाह करके जंग जीत ली गई। अरब दुनिया में इखलाकी तबाही फैलाकर जंग जीती गई, मगर मुस्तकबिल की जंगों के हथियार इससे भी ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसा वायरस जो नजर आए बगैर पूरी कौम का सफाया कर दे। आसमान से किसी मुल्क पर गिरने वाली ऐसी आफत जो उस पूरे मुल्क का हर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंडों में तबाह कर दे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सैटेलाइट्स की तबाही, बिजली बंद, कम्युनिकेशन जैम, जलजले, बीमारियां, सैलाब, जहरीली बारिशें बरसाना और कई ऐसे हरबे जो आपके वहमो गुमान से भी बाहर हैं। और ये सब मुस्तकबिल की जंगों का हिस्सा होंगे। आज की वीडियो में हम मुस्तकबिल में होने वाली उन जंगों पर बात करेंगे जिनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जंगों को अजाब में बदल देगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मुस्तकबिल की जंगों में बायोलॉजिकल वॉरफेयर को इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह पूरी की पूरी कौम एक ज़ोंबीज़ की ग्रोह में तब्दील होकर आपस में एक दूसरे को खा जाती है, इसी तरह मुस्तकबिल की जंगों में ऐसे वायरसेस इस्तेमाल किए जाएंगे जो इंसानों से इंसानों का एहसास, सोच, समझ, शऊर सब कुछ छीन लेंगे। डीएनए मॉडिफिकेशंस के जरिए ऐसे वायरस तख्लीक किए जाएंगे जो इंसानों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी एसाबी निज़ाम को अटैक करेंगे, और जब एक इंसान को मुतासिर करेंगे तो एक वायरस की तरह एक से दूसरे इंसान तक मुंतकिल होते जाएंगे। माशरों के माशरे, मुल्क के मुल्क ऐसे वायरसेस की लपेट में आकर तबाह होते जाएंगे। अमेरिका के डिफेंस तहकीकाती इदारे सन 2010 से ऐसे वायरसेस पर तहकीक कर रहे हैं जो ज़ोंबीज़ जैसे असरात पैदा करें। ज़ोंबीज़ का कॉन्सेप्ट आज से 200 साल कबल 18वीं सदी के एक शायर ने पेश किया था। इससे पहले मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के वसीले से प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के जरिए ऐसी बेहिसी और खुदगर्जी फैला दी जाएगी कि इंसान से इंसानी अखलाकियात खत्म हो जाएंगी। और फिर जब ऐसे वायरसेस अटैक करेंगे तो इंसानों और ज़ोंबीज़ में कोई फर्क नहीं रहेगा। हर इंसान को बस अपनी फिक्र, अपनी बका की फिक्र होगी, चाहे इसके लिए उसे दूसरे इंसानों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। इस दौर की जंगों में जो खुदकुश बमबार इस्तेमाल किए जाते हैं, ये ज़ोंबीज़ की एक इब्तदाई शक्ल है। फर्क बस इतना है कि उन्हें ब्रेन वॉशिंग के जरिए तब्दील करके उनसे सोचने, समझने और दूसरे इंसानों का ख्याल रखने का एहसास छीन लिया जाता है, और उन्हें इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि बस किसी भी तरह दीगर इंसानों को वो खत्म करना चाहते हैं। मुस्तकबिल में ब्रेन वॉशिंग की जगह ज़ोंबी वायरसेस बड़े पैमाने पर लोगों में इंजेक्ट किए जाएंगे और बाकी का काम लोग खुद ब खुद करते चले जाएंगे। ज़ोंबीज़ से हटकर भी बायोलॉजिकल वॉरफेयर मुस्तकबिल की जंगों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। एक ऐसा नर्व एजेंट, एक ऐसा केमिकल मादा और कोई ऐसी गैस जो एक मखसूस इलाके की हवा में छोड़ दी जाए तो उस इलाके की फिजा में सांस लेने वाले सारे इंसान मर जाएं या दिमागी और नफसियाती बीमारियों में मुब्तला हो जाएं। ये हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर की मुख्तलिफ अक़साम। अमेरिका और चीन दोनों ये समझते हैं कि मुस्तकबिल में ज़मीन पर हुक्मरानी उन्हीं के मुल्क की होगी जो अपने अवाम को बायोलॉजिकल वॉरफेयर से बचाने की कुव्वत रखते होंगे। इसके लिए एक खुफिया रिसर्च दोनों ही ममालिक कर रहे हैं और दोनों ही ये चाहते हैं कि दूसरे से पहले कोई ऐसा फार्मूला तैयार कर लें जिसकी मौजूदगी में कोई भी वायरस का अटैक शहरियों को नुकसान ना पहुंचा सके। बायोलॉजिकल वॉरफेयर जंग की सबसे खतरनाक किस्म है। फर्ज करें कि पूरा शहर पानी का एक ही जखीरा इस्तेमाल करता है। अगर उसमें कोई ऐसे वायरसेस दाखिल कर दिए जाएं जो बाकी के तमाम पानी को कंटेमिनेट कर दें तो पूरे का पूरा शहर जो उस पानी को इस्तेमाल करेगा मर जाएगा।
मुस्तकबिल की जंगों में बड़ी ताकतें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सहारा भी लेंगी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मसलन रेडियो, इंफ्रारेड या रेडार को इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को ट्रैक करके उस पर अटैक या अपना दिफा किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जरिए दुश्मन के तमाम रेडार्स को नाकारा करके और उसके दिफाई सिस्टम को जाम करते हुए उस पर बेखबरी में अटैक किया जाता है। एक बड़े पैमाने पर होने वाले ऐसे अटैक में पूरे इलाके की कम्युनिकेशन बाकी के तमाम मुल्क से कट जाती है और वहां कोई सिग्नल काम ही नहीं करता। इसका सिर्फ फौजी पैमाने पर नुकसान नहीं होता बल्कि अस्पतालों समेत इमरजेंसी में डील करने वाले तमाम शोबों का कम्युनिकेशन कट ऑफ हो जाता है। मुल्क में इंतजामी शोबे मसलन ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप वगैरह का कम्युनिकेशन कट ऑफ हो तो मुल्क की इंतजामी सर्विसेज भी रुक जाती हैं और पूरा मुल्क जाम हो जाता है। अस्पताल, सरकारी दफातर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, हर चीज कम्युनिकेशन के जरिए ही तो चलती है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में रेडार्स और हसास तनसीबात तबाह करने के अलावा सिविल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में मुल्क का जो काम जहां पर हो वहीं रुक जाता है। जंग की हालत में राब्ता और कम्युनिकेशन उतना ही अहम होता है जितना कि असलहा और गोला बारूद अहम होता है। अगर एक यूनिट का अपने हेडक्वार्टर से राब्ता कट जाए तो चेन ऑफ कमांड डिस्टर्ब हो जाती है। यूं वॉर फ्रंट पर लड़ने वाली तमाम फौज अंधेरे में चली जाती है। स्ट्रेटजी और इंप्लीमेंटेशन समेत हर चीज की तबाही फिर जाती है। आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि मोबाइल सिग्नल के टावर से लेकर रेडियो सिग्नल्स तक हर चीज एक ही अटैक में जैम की जा सकती है और मुस्तकबिल की जंगों में ये टैक्टिक्स कॉमन होंगे और लोगों को एक दूसरे के साथ राब्ता करने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी ज्यादा खतरनाक सैटेलाइट वॉरफेयर होगा जो मुस्तकबिल की जंगों में इस्तेमाल किया जाएगा। और ये वॉरफेयर इंसानों ने जब भी इख्तियार किया, इंसानियत वापस पत्थर के दौर में पहुंच जाएगी, इसलिए कि जमीन पे होने वाला तमाम कम्युनिकेशन का निजाम सैटेलाइट्स के जरिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के असरात सिर्फ इतनी देर रहते हैं जितनी देर सिग्नल्स और कम्युनिकेशन सिस्टम जैम रहते हैं, मगर सैटेलाइट के जरिए होने वाली जंग के असरात हमेशा के लिए होते हैं। जमीन पर इंटरनेट के सिग्नल्स, मोबाइल के टावर्स, खला में उड़ते रॉकेट, जमीन की फजा में परवाज करते हुए जहाज, ये सब के सब नाकारा और बेकार हो जाते हैं अगर सैटेलाइट के साथ उनका राब्ता कट जाए। यहां तक कि एक मिसाइल जो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ फायर किया जाता है वो भी सैटेलाइट के जरिए ही अपने टारगेट को शनाख्त करता है और सैटेलाइट के जरिए ही अपने टारगेट को हिट करता है। मगर चाइना और रूस ऐसे मिसाइल्स तैयार कर चुके हैं जो जमीन के मदार से बाहर निकलकर अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं और उनके टारगेट्स हैं सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स वॉरफेयर किसी भी जंग का नतीजा एटमी हमले के बगैर ही सामने ला सकती है, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसके जंग के दौरान तमाम सैटेलाइट्स तबाह हो जाएं तो ना वो अपनी कम्युनिकेशन बरकरार रख सकेगा और ना ही किसी मुल्क पर एटमी हमला ही कर सकेगा, ना ही उसके तैयारे और फाइटर जेट्स हवा में उड़कर अपना कम्युनिकेशन अपने अड्डों और एयरबेसेस के साथ कायम रख सकेंगे। जमीन पे होने वाली तमाम कम्युनिकेशन आजकल सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट की वजह से मुमकिन है और अगर सैटेलाइट्स ना हो तो कोई कम्युनिकेशन बाकी नहीं रहेगी। सिर्फ केबल कम्युनिकेशन बाकी रहती है जो जेरे जमीन और समंदरों के नीचे बिछाई गई केबल्स के जरिए अमल में आती है, मगर वो भी इतनी स्लो होगी जैसे इब्तदा में सैटेलाइट के दौर से पहले वक्तों में बहुत स्लो डायल अप इंटरनेट होता था। और इतना सुस्त इंटरनेट ना तो हवा में तैयारों के साथ राब्ते रख सकता है और ना ही मिसाइल्स या रेडार के किसी काम का है। जमीन पे होने वाली नशरियात का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा सैटेलाइट के जरिए ही सरंजाम पाता है। यानी एक सैटेलाइट वॉरफेयर के जरिए एक मुल्क का पूरी जमीन से 80% कम्युनिकेशन खत्म और तबाह हो सकता है। चाइना ऐसे मिसाइल्स इजाद कर चुका है जो खामोश कातिल कहलाते हैं, यानी वो खला में तैरते सैटेलाइट्स को मुकम्मल तबाह करने की बजाय सिर्फ अंदर से तबाह करते हैं। जमीन पर मौजूद ममालिक को पता भी नहीं चलेगा कि उनके सैटेलाइट्स जो ऊपर खला में मौजूद तो हैं वो अंदर से तबाह हो चुके हैं। सैटेलाइट वॉरफेयर जमीन पर राब्तों और कम्युनिकेशन का सारा निजाम दरहम बरहम करके रख देगा।
तो आप यूं समझें कि मुस्तकबिल की जंगें ज़मीन से ज़्यादा खला में लड़ी जाएंगी और जो भी कुव्वत खला में ताकतवर होगी वही कुव्वत फैसला कुन अंदाज में ज़मीन पर भी अपनी ताकत को मुस्तहकम कर देगी। यानी मुस्तकबिल की जंगें इतनी खतरनाक होंगी कि इंसान ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर के अलावा खलाओं में भी लड़ेगा। खलाई वॉरफेयर में बर्तरी के लिए मुस्तकबिल में बड़ी बड़ी ताकतें अपनी मिलिट्री बेसिस खला में कायम करेंगी या फिर मरीख और चांद पर भी मिलिट्री बेसिस कायम होंगी। यानी मुस्तकबिल की जंगों में जिसका राज खला पर हुआ उसी का राज जमीन पर होगा। सैलाब, बारिशें और जलजले मुस्तकबिल की जंगों में एक अहम हथियार होंगे। एटम बम की तबाहकारियों के बाद साइंसदान मुसलसल इस बहस में उलझे रहे कि जंग के लिए कुछ ऐसे हथियार होने चाहिए जो एटम बम की तरह जहरीले ना हो मगर इतने बड़े पैमाने पर तबाही जरूर फैलाएं कि मुखालिफ मुल्क जंग करने की पोजीशन में ही ना रहे। लिहाजा बड़े पैमाने पर गैर एटमी तबाही फैलाने वाले जंगी हथियारों पर रिसर्च होने लगी और इसी रिसर्च की बुनियाद पर हार्प टेक्नोलॉजी के नजरियात सामने आए। मुस्तकबिल की जंगों में किसी मुल्क के इंडस्ट्रियल एरियाज और छावनियों को तबाह करने के लिए सिर्फ बम से ही हमला नहीं किया जाएगा बल्कि जमीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में मसनूई वाइब्रेशन पैदा करके जलजले बर्पा किए जाएंगे और ये जलजले इतने खौफनाक होंगे कि बिल्डिंगों की बिल्डिंगें और शहर के शहर तबाह करके रख देंगे। इसी तरह हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए मौसमों में ऐसी तब्दीलियां कर दी जाएंगी जिनके नतीजे में समंदरी तूफान और मुसलसल बारिशें किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल होंगी। इसी तरह तेजाबी बारिशें, एसिड रेन कहते हैं जिसे, ये इंसानी सेहत को शदीद नुकसान पहुंचाती है। ऐसी एसिड रेन भी बरसाकर दुश्मन ममालिक के खिलाफ जंग लड़ी जा सकेगी। आसमान से होने वाली बारिशें नॉर्मल होती हैं और उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की बस इतनी ही मिकदार शामिल होती है कि ये इंसान को और जानदारों को नुकसान ना पहुंचाए, मगर एसिड रेन यानी तेजाबी बारिशों में जमीन पर उनके आने से कबल ही सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मिकदार शामिल होती है। मसनूई बारिशों के लिए बादलों में ऐसे केमिकल्स छोड़े जाते हैं जिनसे उनमें मौजूद पानी जमीन पर बरसने लगता है और इसी तरह मसनूई बारिश बरसाकर उनसे नीचे की फजा में ऐसे केमिकल फैलाए जाते हैं जो जमीन पर बारिश के पहुंचने से पहले ही बारिश को आलूदा कर देते हैं, इस हद तक कि जो भी उन बारिशों की जद में आएगा वो झुलस कर रह जाएगा। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।